भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज का ये क्षण, आज के ये पल, आज का ये समय साक्षी बनेगा उन लम्हों का जब विज्ञान युवाओं के बीच एक आइडियल या फिर एक तरह से दिशा देने का काम करेगा। तमाम नोबेल लॉरिएट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए काफ़ी गर्म जोशी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरत्न जिसे हम कहेंगे डॉक्टर वेंकटरामन रामकृष्ण, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता, विलियम मॉर्नर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एना यूनॉथ से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी गर्म जोशी से स्वागत करते हुए, काफ़ी गर्म जोशी से बातचीत करते हुए। और जब बात विज्ञान की होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक की होती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। डिजिटल इंडिया जैसा कार्यक्रम अगर वैश्विक मोर्चे पर भारत को अलग पहचान दिलाने में कामयाब हुआ है, तो उसका एकमात्र कार्यक्रम और एकमात्र कारण ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह की तकनीक को, टेक्नोलॉजी को हर तबके के लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और ये शुभ शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये माना जाता है कि इस तरह की शुभ शुरुआत से, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह के अहमदाबाद साइंस सिटी के अंदर एक नोबेल प्राइज एग्जीबिशन की शुरुआत की जा रही है। अपने हाथों से, अपने हाथों की छाप छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक शुभ शुरुआत, शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। डॉक्टर एना यूनॉथ नोबेल लॉरिएट, और इसके बाद में ये एक छाप छोड़ देंगे जो तमाम नोबेल लॉरिएट, नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार विजेता जितने भी हैं, जो नवरत्न हैं, वो अपने हाथों की छाप यहाँ छोड़ रहे हैं। इतिहास के पन्नों में ये लम्हा दर्ज हो जाएगा जब ये तमाम नवरत्न के जो हाथों के जो चिन्ह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चिन्ह के साथ में हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएंगे। भारतीय संस्कृति में इस तरह के हाथों के छाप का बड़ा ही महत्व है। एक ऐतिहासिक लम्हा जब दुनिया भर के बड़े वैज्ञानिक, दुनिया भर के बड़े दिग्गज वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं अपनी बातों को, अपने तजुर्बे को, अपने ज्ञान को, विज्ञान को आम लोगों से, विद्यार्थियों से साझा करने के लिए। तमाम नोबेल लॉरिएट्स, नोबेल पुरस्कार विजेता, ये जिस तरह से इन्होंने अपने हाथों के छाप छोड़े हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण लम्हा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब शुरुआत करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज एग्जीबिशन। नोबेल प्राइज एग्जीबिशन की अब यहाँ शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ में मौजूद अहमदाबाद साइंस सिटी के अंदर। डॉक्टर हर्षवर्धन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, अब शुरुआत होने जा रही है नोबेल प्राइज सीरीज एग्जीबिशन की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करते हुए, शुभारंभ करते हुए नोबेल प्राइज सीरीज एग्जीबिशन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान को देखते हुए, परखते हुए ये प्रदर्शनी में तमाम तरह की विज्ञान की बातों को रखा गया है, विज्ञान के नमूनों को रखा गया है। जो शोध हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री से जुड़े हुए हों, या साइंस के किसी भी क्षेत्र यानी विज्ञान के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, इस तरह की जो प्रदर्शनी है वो युवाओं को, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, उन्हें समझने का, सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान को आम जनजीवन तक पहुंचाने से पहले, आम लोगों तक पहुंचाने से पहले, गरीब तबके तक पहुंचाने से पहले खुद उसे अपनाते हैं, खुद इस्तेमाल करके देखते हैं। तकनीक, टेक्नोलॉजी, विज्ञान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत से ही रुचि रही है। तमाम तरह के जो प्रदर्शनी में यहाँ पे मॉडल रखे गए हैं विज्ञान से जुड़े हुए, उन विज्ञान के मॉडल्स को समझते हुए, उन्हें बताते हुए यहाँ के डेलीगेट्स और नोबेल लॉरिएट्स के जिस तरह की उन्होंने रिसर्च की है, जिस तरह की उन्होंने शोध की है, ये शोध किस तरह से एक सकारात्मक बदलाव ला रही है मानव या आम जनजीवन या फिर आम लोगों की जिंदगियों में। प्रधानमंत्री अगर विज्ञान की कोई प्रदर्शनी होती है तो खास करके समझने की कोशिश करते हैं, और वही वो कर रहे हैं। नोबेल लॉरिएट अपनी जो शोध के बारे में बता रहे हैं, किस किस तरह की उन्होंने शोध की है, शोध किस तरह से काम आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तकनीक को, विज्ञान को समझते हुए प्रदर्शनी में इस समय पर आते हुए आगे का भारत कैसा हो, फ्यूचर इंडिया किस तरह का हो, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे आम जनजीवन की मुश्किलों को आसान करे, विज्ञान कैसे मुश्किलों को आसान करे, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फिजिक्स के किस तरह से आसानी के साथ में लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें, इस बात पर फोकस। यही युवा किस तरह से विज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें, यही विज्ञान किस तरह से युवा जो धरोहर है, जो ये नोबेल पुरस्कार विजेता ये देके जा रहे हैं, जो शोध इन्होंने अभी तक की है, जो रिसर्च इनकी रही है, उसको युवा किस तरह से अपने जीवन में उतारें
और विज्ञान को, इन शोध को और भी आगे कैसे लेके जाएं, इस बात पर फोकस है इस अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित नोबेल प्राइज सीरीज एग्जीबिशन का। वार्तालाप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम नोबेल लॉरिएट्स के साथ समझते हुए, जानते हुए कि विज्ञान ही है जो कि जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, देश को विकास की राह पर आगे ले जा सकता है। अहमदाबाद साइंस सिटी युवाओं, बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा से रहा है। अहमदाबाद साइंस सिटी में भारी मात्रा में युवाओं का, बच्चों का फोकस रहा है। विज्ञान, रिसर्च, साइंस, रोज़ तकनीक जिस तरह से बदल रही है, उस तकनीक के साथ किस तरह से कदम ताल कर सकें युवा। टेक्नोलॉजी जिस तरह से रोज़ बदल रही है, उस बदलती तकनीक के साथ में किस तरह से युवा कदम ताल कर सकें, देश को विकास की राह में कैसे लेकर के जाएं आगे, इस तकनीक के माध्यम से, इस बात का फोकस है इस प्रदर्शनी, इस एग्जीबिशन का। इन नोबेल लॉरिएट्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपनी बात साझा करेंगे युवाओं के साथ में। चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया, अगर इस तरह के कैंपेन्स को अगर वैश्विक मोर्चे पर सफल बनाना है तो काफ़ी ज़रूरी है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर के हमेशा कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एम्फी थिएटर की तरफ बढ़ते हुए, जहाँ पे तमाम जो युवा हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में पहुंच चुके हैं। आज का कार्यकाल काफ़ी व्यस्त रहा। जो प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी, आइडियाज़ चेंजिंग द वर्ल्ड, यानी कि ऐसा आइडिया जो कि शोध में परिवर्तित हो और दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। विश्व परिवर्तन देने वाली अवधारणाएं, ये जो प्रदर्शनी है जो कि दर्शाती है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के प्रयासों ने कैसे आकार लिया और कैसे जिंदगियों को सकारात्मक दिशा के अंदर बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि किस तरह से तमाम देश और दुनिया में लोग शोध के प्रति समर्पित हैं। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और विज्ञान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है इन जिंदगियों को सकारात्मक दिशा देने की दिशा में। ये प्रदर्शनी जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शनी में भ्रमण किया, समझने की कोशिश की कि दुनिया भर के अंदर किस तरह की तकनीक मौजूद है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रदर्शनी के बारे में उन्हें बताते हुए, और ये वही जो तमाम नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, दुनिया भर के नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोमेडिकल, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हर एक क्षेत्र के अंदर अपना नाम हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखकर छोड़ दिया है। अब आज के युवा को ज़रूरत है इस धरोहर जो से मिली है, विशाल धरोहर, उसे कैसे आगे लेकर के जाएं। रिसर्च एक बहुत बड़ा सागर है। इतनी रिसर्च हुई है देश में, दुनिया में,
अब इस रिसर्च को किस तरह से आगे लेकर के जा सके, फिर चाहे वो अप्लाइड रिसर्च हो या बेसिक रिसर्च, पर किस तरह से इस रिसर्च को, शोध को नए आयामों तक लेकर के जाया जा सके, ये जिम्मेदारी अब देश के युवा की है। प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा है कि भारत देश को वैश्विक मोर्चे पर ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है, वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाना है, उस दिशा के अंदर जो धरोहर भारत को मिली है विज्ञान के क्षेत्र में, उसे आगे लेके जाने की ज़रूरत है। विज्ञान के क्षेत्र के अंदर जितनी भी रिसर्च हुई है, युवा किस तरह से उसे अपनाए, युवा देश का किस तरह से उस रिसर्च को और भी आगे ले जाए, इस प्रदर्शनी का मुख्य मकसद यही है। दुनिया भर के 9 नोबेल लॉरिएट्स, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग आधे वर्ष 20 से 25 साल से भी ज़्यादा शोध में, रिसर्च में निकाले हैं, और ये उनकी कड़ी तपस्या है जो कि आज आम जनजीवन उससे फ़ायदा उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, और युवा, बच्चे, बूढ़े, हर कोई काफ़ी उत्साहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर। Once again, a very warm welcome to our Honorable Prime Minister and all the dignitaries to the inaugural program of the Nobel Prize exhibition. Thank you very much for gracing this occasion. Thank you again. Now, I request Shri Vijayabhai Rupani ji, the Honorable Chief Minister of Gujarat, to welcome our Honorable Prime Minister, sir, with a bouquet of flowers. Thank you very much, sir. We request Dr. Harshvardhan, the Cabinet Minister, Government of India for the Ministry of Science and Technology, to welcome the Honorable Prime Minister, sir, with a bouquet of flowers. The initiative of Nobel Series aims at bringing together a unique constellation of Nobel laureates to engage with scientists or even laymen
in a dialogue for connection and knowledge sharing. I straightaway request the Executive Director, Nobel Foundation, Mr. Lars Heckensten, to introduce the gathering to the objectives of the Nobel series. Sir, Mr. Heckensten, could I request you to step up? The Honorable Prime Minister Mr. Modi, Your Excellencies, dear laureates, ladies and gentlemen, friends. Let me begin with a warm welcome to all of you. We are more than happy that so many of you have been able to make it this afternoon for the opening of the Nobel Prize series and also for the opening of the exhibition Ideas That Change the World. And thank you in particular to you, Mr. Prime Minister, for joining us this evening and also for helping us with the inauguration of the exhibition. The Nobel Prize is one of the world's most well-known and respected prizes, but not everyone knows so much about the man behind the prize, Alfred Nobel. Alfred Nobel, he was the inventor of dynamite, but he was also a very hard-working scientist and inventor, an entrepreneur with the whole world as his working field. With our words, he was a true believer in globalization and in international cooperation, a Renaissance man with an interest not only in the natural sciences, but also in philosophy, the humanities, and literature as well. His whole life was characterized by the ideals of the Enlightenment, by a search for knowledge and strong beliefs in fundamental human values. When you read about Alfred Nobel, it's very difficult not to be inspired by him and by his life. When Nobel's will was opened in 1896, it came very much as a surprise. What remained of his fortune should be used to endow prizes on those who had conferred the greatest benefit to mankind, is what he wrote. And this should apply to men as well as to women and regardless of national background, something which was far from self-evident in those days. By endowing prizes to those who had made breakthroughs in science, written good literature, and contributed to peace, he wanted to make a difference. It was not just any competition that he was interested in creating. He wanted to contribute to a better world. Alfred Nobel knew that good role models, people and organizations, can show that it is possible to understand the world and to improve it. It is in this spirit that we organize events such as this one, where we bring together people to discuss important issues of our time, and that we have a web which is available for all of you, and where in fact more than a fourth of the people who are using it are people from India. It's also in this spirit that we build museums, and we have in Stockholm and Oslo museums today. We want people, not least young people, to engage in the areas of Nobel's interest in science, in literature, and also in creating peace. We often do this with the help of our laureates, and today we have not less than 9 laureates here, and I want to thank them in particular for having come to this event. For an event of this kind, India is almost ideal. You are one of the world's, or you are in fact the world's biggest democracy, with a growing economy and a growing population. You are also an important country of the world in Nobel, with roughly 15 people of Indian origin or having worked in India having received the prize.
Persons like Tagore, Raman, Sen and Satyarthi are precisely the kind of role models that Nobel was looking for. Sadly, in the world today, many of the values that Alfred Nobel stood for are threatened. In the Western world, we have during recent years even been backtracking on many of them. When we need more international cooperation, it is indeed being questioned. The same is true for the search of knowledge. Even facts are being refuted. The treatment of climate change in some of our countries is a good example of this. Leading politicians are gaining support by appealing to people's worst sides. Given this, we all have a strong reason to involve ourselves, to take up the torch of Alfred Nobel and work for what he believed in science, in reason, in a more human world, and for peace. In this, Mr. Prime Minister, we have strong hopes in India, a democratic country with firm human traditions, well placed in the world today. Once again, welcome to Nobel Prize Series India and to the exhibition Ideas That Change the World. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Lars Eggensten, for a very informative overview. Thank you. Ladies and gentlemen, moving on to the most awaited moment of the evening. अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी का अपने वक्तव्य के लिए. सर. Chief Minister of Gujarat, Sri Vijay Rupani ji, my colleague, Union Minister, Dr. Harshvardhan ji, Her Excellency, Ms. Anna Ekström, Minister from Sweden, Deputy Chief Minister, Sri Nitin Bhai Patel, distinguished Nobel laureates, Dr. Goran Hansson, Vice President of the Nobel Foundation, dear scientists, ladies and gentlemen, good evening. Let me first congratulate the Department of Biotechnology, Government of India, the Government of Gujarat, and the Nobel Media Foundation who have brought this exhibition to Science City for 5 weeks. I declare the exhibition open and hope you will all have an opportunity to experience it. The Nobel Prize is the world's recognized at the highest level for creative ideas, thought, and work on fundamental science. Earlier, there have been occasions when 1, 2, or 3 Nobel laureates have visited India and had interaction with students and scientists in a limited manner. But today, we are making history by having a galaxy of Nobel laureates in Gujarat. I extend a hearty welcome to all the laureates present here. You are valued friends of India. Some of you have been here earlier several times. One of you was born here, Venki, and actually grew up in Vadodara. I'm delighted to see so many of our young students here today.
एक प्रकार से आज मेरे सामने लघु भारत है। हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए भावी वैज्ञानिक मेरे सामने बैठे हैं। I ask all of you to urge all your friends and family to visit the Science City over the coming weeks. Our students will cherish this extraordinary experience of interacting with you. It will inspire them to undertake new and significant challenges that hold the key to our shared sustainable future. I'm very hopeful that this exhibition and this series will become a strong link between you and our students, science teachers, and our scientists. My government has a clear vision of where we want India to be in the next 15 years. Science and technology is the pivot on which that vision will translate into strategy and action. Our vision in science and technology is to make sure that opportunity is available to all our youth, that training and future preparedness should make our youth employable in the best places, that India should be a great science destination, that we should take major inspirational challenges such as deep sea exploration and cyber systems. We have a plan that will take this vision through action. Our scientists have been asked to develop programs on science teaching in our schools across the country. This will also involve training teachers. At the next level, they will have been asked to create new programs, both in skilling and high-tech training. These programs will make you employable in the new knowledge economy and make you effective entrepreneurs and thinking scientists. You will be able to compete for positions and jobs here and anywhere in the world. Next, our scientists will link our laboratories in cities. You can share ideas, seminars, and resources and equipment. This will allow us to do more and better collaborative science. Our science agencies will expand science-driven entrepreneurship and commercialization in a big way in each state according to local needs. Our startups and industry can then compete globally. These seeds must be planted this year, and we will then see fruits come steadily. My young friends, you are the future of India and the world. India offers an enabling and unique opportunity of a large demographic divide and the best teachers. Young students, you are the streams that chart the wells of knowledge and expertise.
Your training and your future is what this is all about. Thanks to science and technology, the human race has flourished. Large numbers of enjoying a quality of life unparalleled in human history. Yet, India has a great challenge to raise many from poverty. You will be scientists soon and must not neglect this challenge. The maturity of our science will also be judged by responsible treatment of our planet by the wise use of science and technology. You will be scientists soon and the guardians of the planet. We must have a clear outcomes from the Nobel exhibition and the Science City. Globally, science and technology has emerged as one of the major drivers of socio-economic development. In the fast-growing Indian economy, there are increasing expectations from scientific interventions. There are three outcomes I would like to see from the Nobel Prize series. First, follow up with students and their teachers. The students and teachers here have come through a national ideathon competition and hail from all over the country. Do not lose track of them. During the exhibition period, you may also have a session for school teachers from all over Gujarat. Second, stimulate entrepreneurship locally. There is a great entrepreneurial zeal amongst our youth. Our science ministries have incubators here in Gujarat. In the next 5 weeks, you should have a workshop on how cutting-edge science and technology-driven startups can be boosted. I am told that there are about 10 Nobel Prize-winning discoveries that have gone into the making of a smartphone. Prize-winning physics can both save electricity bills and the planet. The 2014 Nobel Prize in Physics was for the blue LED. This came from basic research by 3 Japanese scientists, Akasaki, Amano, and Nakamura. When combined with the previously known red and green LED, white light devices can be made that last 100,000 hours. There are many such existing discoveries being made that we can apply through enterprise. आपको शायद पता होगा कि भारत में हम लोगों ने सरकार में आने के बाद एलईडी बल्ब का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है और बहुत ही कम समय में शायद हम 1 बिलियन एलईडी बल्ब लोगों तक पहुंचाएंगे और इसके कारण बिजली बचेगी, लोगों का खर्चा बचेगा, पैसा बचेगा और सबसे बड़ी बात एनवायरनमेंट की रक्षा होगी। तो एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट की खोज और बहुत पुरानी नहीं, 2014 की, कितना बड़ा जीवन पर प्रभाव पैदा कर सकती है, कितना बड़ा जीवन बदल सकती है। और इसलिए साइंटिस्ट की जिंदगी भले एक लैब में पूरी होती हो, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन सदियों तक मानव कल्याण के लिए काम आता है।
Third, impact on society. Many Nobel Prize winning discoveries have had a huge impact on our society through health and agriculture. For example, precision medicine using the tools of gene technologies is now a reality. We must use this tool to study cancer, diabetes, and infectious disease. India is already a generics and biosimilar leader with a major hub in Gujarat, but we must now strive to become a leader in new biotech discoveries as well. I'm happy that this exhibition has been planned at the Science City, which connects community to science. It is an ideal platform to engage citizens to learn about solutions to global challenges we face. We will strive to make this Science City a truly attractive, world-class place for young students and science teachers from all over the country and the world to come and be inspired by the exhibits. Center and state should collaborate and take up this challenge in this year. My young friends, the laureates represent the peaks of science and you must learn from them. But remember that the peak rises from great mountain ranges and does not stand alone. You are the foundation and the future of India. You should build new ranges from which the peaks will arise. If we focus on the foundation in our schools and colleges and through teachers, all miracles can happen. There will be hundreds of peaks from India. But if we neglect the hard work at the base, no peak will magically appear. Be inspired and be daring. Have courage and be your own person and not imitative. That is how our honored guests succeeded, and that is what you should learn from them. I take this opportunity to thank the Nobel Media Foundation, the Department of Biotechnology, Government of India, and the Government of Gujarat for organizing such an innovative program. I wish this exhibition a grand success, and I'm sure that you will all benefit from it. Thank you. Thank you very much. Thank you, Honorable Prime Minister. Thank you for your patronage and guidance. Thank you very much, sir, for your address too. I would like to request the dignitaries on the dais to kindly stand up for a group photograph. Thank you. We request all delegates and guests to remain seated while the Honorable Prime Minister and our guests of honor leave the venue. Thank you very much, sir.